बहुत दिन बाद आप सब साथियों का मैं स्वागत करता हूँ। बीच में पार्लियामेंट था, कुछ दिन कोविड के कारण मैं भी बीमार हो गया था। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता को आपके माध्यम से मेरा ये संदेश है कि हम सब ने देश की आज़ादी के 75 वर्ष मनाए हैं और ये हमारे जीवन में ये अवसर हम सबको देखने को मिला। हम सब भाग्यशाली थे और देश अभी 100 साल की तरफ यानी आज़ादी के 100 वर्ष अमृत काल की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये जो काल होगा वो भारत का काल होगा, भारत का समय होगा। आज मोदी जी के नेतृत्व में एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ और एक पैशन के साथ देश डिफ़िकल्ट टाइम में भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो है डंका बज रहा है। कोविड महामारी के समय में इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी यूरोप या अमेरिका के आंकड़ों के मुताबिक काफ़ी बेहतर है और हिंदुस्तान में 5वीं सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। ये जो अमृत काल है, मैं आपके माध्यम से खास करके हमारे नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के युवाओं से अपील करना चाहूँगा। ऐसा समय और ऐसा अवसर हमको जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और जहाँ तक मैं दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी या नॉर्थ बंगाल की बात करूँ, ये जो स्ट्रेटेजिक एक ज्योग्राफी होने के कारण इसकी बहुत अपने आप में महत्व है। इसमें बहुत पोटेंशियल हम सबको दिखता है, हम सब जानते भी इस बारे में। मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ, आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप, अपने टैलेंट, अपनी स्किल, अपने हार्डवर्क के माध्यम से हम सबको आगे बढ़ना होगा। मैं ये भी चाहता हूँ, खास करके विशेष करके हमारे नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी के युवा, मुझे लगता है हमको नौकरी ढूंढने के लिए देश के दूसरे शहरों में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अपार क्षमताएं यहाँ पे मौजूद है। मैं आज देखता हूँ बहुत सारे बाहर के लोग आकर के यहाँ पे चाय बागान खरीदते हैं या व्यापार करते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि ये सब काम हम स्वयं क्यों नहीं कर सकते? हम आखिर नौकरी को एक प्रतिष्ठा क्यों बना के मानते हैं? मेरा ऐसा मानना है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग का युवा नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन सकता है। चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, चाय बागान के क्षेत्र में हो या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में हो, हाइड्रो में हो, एग्रीकल्चर में हो, एमएसएमई में हो, इतना ही नहीं जो है बाकी सर्विस सेक्टर में हो। ऐसे तमाम विशेषताएं इस क्षेत्र की है। और मैं एक बात आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आदमी के मन में अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई बड़े से बड़ा काम भी आसानी से किया जा सकता है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए दोहराता हूँ क्योंकि ये जो काल है ये दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा और हमको हिम्मत करके हमें आगे उठना होगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी हुए, वो किसी ने जो है अपने जेब से पैसा निकाल कर कोई धंधा नहीं शुरू किया। आपको फैसिलिटेट करने के लिए सरकार है, बैंक है, मुझे लगता है उन सब का उपयोग करके नॉर्थ बंगाल और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग के युवाओं को आगे बढ़ना होगा और पूरा भविष्य आपका है। और आपके माध्यम से हमारे चाय बागान, सिंखोना बागान से लेकर के गांव में बसने वाले हमारी यहाँ की आम जनता को भी बहुत बड़ी खुशी हम प्रदान कर सकते हैं। ये मेरा इस अमृत काल के समय ये मेरा मैसेज है और आने वाले समय में युवाओं को लेकर के इस दिशा में हम आगे कैसे बढ़े, उसको लेकर के भी मैं बहुत सारी योजनाएं अपने क्षेत्र में लेकर के आऊँगा। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये जानकारी जनता को देना चाहूँगा कि पिछले दिनों आपको पता है कि मणिपुर में एक काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था और जिसमें हमारे दार्जिलिंग के 18 से ज़्यादा जो है गोरखा राइफल के हमारे जवान साथी शहीद हुए थे। और उसके बाद मैंने हमारे रक्षा मंत्री जी आदरणीय राजनाथ जी से निवेदन किया था कि अगर एक बार आपका परिवार के साथ मिलना हो तो उनका मनोबल जो है
बढ़ सकता है और इस दुख की घड़ी में हम उन परिवार को सांत्वना दे सकते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि कल राजनाथ जी हमारे बीच यहाँ पे रहेंगे और उन तमाम परिवार के साथ उनका मिलना होगा और ये सूचना मैं आपके माध्यम से देना चाहूँगा। बाकी पश्चिम बंगाल हम सब जानते ही हैं, देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है और आए दिन सीबीआई और ईडी को जो है अलग अलग जगह छापेमारी करनी पड़ रही है। ये दुखद है, बट मुझे लगता है कि आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ, जनता को बड़ा आनंद आ रहा है। खास करके पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता उत्साह में है, उमंग में है, आनंद में है, क्योंकि उन गरीब जनताओं से लूटा हुआ पैसा आज एक एक मंत्री के घर से 50-50 करोड़ रुपए और कई किलो जो है सोने उनके घर से निकल रहे हैं। ये देख के हमारे मन को ठंडक मिलती है और हमें बड़ा चैन आता है। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, भले ही ईडी या सीबीआई या और कोई भी एजेंसी हो, जिस गति के साथ लगी है लगी रहे। एक तो ममता दीदी के कैबिनेट में कोई भी मंत्री बचेगा नहीं, ये सरकार बचेगी नहीं, और आने वाले दिनों में ऐसे सैकड़ों करोड़ रुपए जो है इन मंत्रियों के और इन संतरियों के घर से निकलने वाले। दादू जी, एक तो बात है कि चीफ मिनिस्टर पार्थो चैटर्जी का साथ नहीं देके साथ दे रहा है अनुब्रत मंडल की। पार्थो चैटर्जी एक मिनिस्टर है। चाहे कट मनी हो, चाहे बालू चोरी का मामला हो, लैंड माफिया का मामला हो, एजुकेशन घोटाला का मामला हो, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का घोटाले का मामला हो, जीटीए में घोटाले हो उसका विषय हो, और उससे भी बड़ा क्राइम जो आज पीडीएस सिस्टम में हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जिसका खुलासा मैं आने वाले दिन में करूंगा। इन सब घोटालों में मुख्यमंत्री और टीएमसी के सारे नेता इन्वॉल्व है। इन घोटाले, इन कटमनी, इस करप्शन, इस भ्रष्टाचार से जो पैसा जनता से और बिजनेसमैन से ये कलेक्ट करते हैं, उगाही करते हैं, उससे टीएमसी पार्टी चुनाव लड़ती है और उस भ्रष्टाचार पैसे का मिसयूज करके ये सत्ता में बने रहते हैं। और मुख्यमंत्री चाहे किसी का साथ दे चाहे न दे, वो पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व है। पार्थो चैटर्जी जी, आप सबको पता होगा, वो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी है, PhD दिया है, और बगैर कॉलेज अटेंड किए, बगैर परीक्षा दिए वो PhD डिग्री होल्डर भी है। और जिसने उनको ये डिग्री दिलाई, उसका यहाँ से बढ़िया प्रमोशन और ट्रांसफर भी हुआ। मेरा ये कहना है कि चाहे वो गाय की तस्करी हो, गाय की चोरी होती है, बांग्लादेश उसको भेजा जाता है और उसके अंदर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कई सारे ऑफिशियल, कुछ बीएसएफ के अधिकारी, ये सब भी इन्वॉल्व है और उन सब के नाम जो है सरकार के पास और इन एजेंसियों के पास है। आने वाले दिन में आप देखिए ये नाम और बढ़ोतरी होते जाएंगे और जो भी घोटाले में लिप्त है उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा, वो सब जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। अब मोदी जी का राज है और इस बार 15 अगस्त में स्पष्ट एक बार प्रधानमंत्री जी ने कही है कि ये जो परिवारवाद और ये भ्रष्टाचार, ये दीमक की तरह देश को खोखला कर रही है। 8 साल में बहुत सफाई हुई, लेकिन अभी थोड़ा ही सफाई हुआ है, अभी पूरी जो है सफाई होनी बाकी है और इस पे प्रहार तेजी के साथ चलता रहेगा। राजू जी, दार्जिलिंग में शुरू किया गया है हल्दीबारी से, और उसको लेकर विभिन्न संगठनों के साथ साथ भाजपा की तरफ से फिर से दार्जिलिंग मेल को एनजीपी से शुरू करने का मांग उठ रहा है। दार्जिलिंग मेल एक प्रतिष्ठित नाम है। इमोशनली उस दार्जिलिंग मेल ट्रेन के साथ हम लोग कनेक्ट है। मैं इस विषय में, क्योंकि ये मेरी जानकारी में नहीं था, जैसे ये मेरी जानकारी में आया, मैं मंत्री जी से मिला हूँ और मैंने उनसे निवेदन किया है हल्दीबारी के लोगों को ट्रेन की सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने उनसे विशेष निवेदन ये किया है दार्जिलिंग मेल एज इट इज चलता रहे, बल्कि रात को यहाँ से जो छूटती है वो 1 घंटे लेट छूटे, और जो है हल्दीबारी के लिए अलग से ट्रेन की सुविधा हो। इस विषय में मेरी बातचीत होगी, जल्दी इसकी घोषणा होगी। इतना ही नहीं,
आने वाले समय में एक दिल्ली के लिए सुपरफास्ट ट्रेन, वंदे भारत रेल, एक सिलीगुड़ी से, एक एनजेपी से, और साउथ के लिए भी एक ट्रेन की शुरुआत होगी। ऐसे 3 नई ट्रेन की यहाँ घोषणा होगी और उसमें से एक जो है सेवक से शुरू होकर के उसका इनिशियल पॉइंट सेवक रेल होगा, स्टेशन होगा। सो आप निश्चिंत रहिए, केंद्र सरकार की तरफ से नॉर्थ बंगाल की जनता को कभी धोखा नहीं होगा, चाहे वो बंगाली हो, चाहे राजवंशी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे आदिवासी हो, हम सबके साथ समान न्याय अवश्य करेंगे। तो दार्जिलिङ में क्या एनजेपी से ही चली? इलिगल टीचर रिक्रुटमेन्ट स्क्याम लिएर धेरै युवाहरूले अहिलेसम्म प्रोटेस्ट गर्छ, त्यसको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? मैं एक बात कहता हूँ, चाहे जीटीए में जो भैया पूछ रहे हैं, जो एजुकेशन में घोटाले हो रहे हैं, देखिए जहाँ तक सीबीआई और ईडी ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, फिर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं ये बता रहा हूँ, सीबीआई और ईडी की जांच नॉर्थ बंगाल में होगी। इसकी शुरुआत हो चुकी है, वो आएंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको अंदर डालेंगे, इसमें मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन ये सच्चाई है कि जीटीए में 7,000 करोड़ रुपए आए, ये स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। उस 7,000 में से 70 करोड़ का भी अगर जनता का काम हुआ हो तो मुझे दिखा दें। तो इसका मतलब 7,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये तय है, ये जनता भी जानती है। और ये जीटीए जो डब्बा बना रखा है, कुछ लोग इसको संवैधानिक मानते, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये एक ऐसी व्यवस्था है लोगों को डिप्राइव करने के लिए, कुछ पॉलिटिशियन और कुछ कॉन्ट्रैक्टर की सुविधा के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए यहाँ से पैसा उठा करके टीएमसी सरकार चलाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। ये गोरखा विरोधी व्यवस्था है। राजुजी अहिले दार्जिलिङमा विभिन्न चिया कमानमा अहिले विरोध चलिरहेछ, किनभने कसैको पिएफ रोकिएको छ, कसैले रोजगारी पाएको छैन। यसमा के भन्नुहुन्छ? अहिले विशेष चिया कमानमा अहिले विशेष समस्याहरू रहेको छ। देखिए, दार्जिलिंग का जहाँ तक सवाल है, आज़ादी के बाद 75 वर्ष हुए, देश में कुछ न कुछ नई चीज़ आती रही, ग्रोथ होता रहा। 47 में दार्जिलिंग भारत में सबसे प्रथम स्थान पे होता था, आज अंतिम छोर पे है। इसके लिए यहाँ की सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी सरकार जिम्मेदार है और कुछ हमारे चुनिंदा नेता जो दार्जिलिंग के विरोध में खड़े होते हैं, जो पैसे के लालच में, सत्ता की लालच में जनता को जो है उनको नाले में डालने का काम करते हैं, खड्डे में डालने का काम करते हैं। इसकी वजह से आज ये दुर्गति दार्जिलिंग की हुई है। चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाय बगान हो, सिंकोना बगान हो, सड़क हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, कोई भी विषय उठा के देखिए, उसके अंदर में दार्जिलिंग सबसे पिछड़ा है, केवल और केवल कुछ चुनिंदा हमारे नेताओं के कारण। मैं इतना आपको कह सकता हूँ, चाय बगान एक ये बहुत बड़ा विषय है और चाय बगान 99.99% ये राज्य के अधीन होने के कारण हमारी उसमें कुछ लिमिटेशन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार 171 एक जो है कमिटी रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में जमा हुई है और उस कमेटी का मैं स्वयं सदस्य था। स्पष्ट रूप से उसमें हमने कहा है कि दार्जिलिंग के जो 86 चाय बगान है उसका पुनरुद्धार होना चाहिए। चाय बगान के मालिकों का जो सब्सिडी पड़ा हुआ है पेंडिंग, वो उनको मिलना चाहिए। दार्जिलिंग चाय बगान जब यहाँ पे 3 महीने की स्ट्राइक थी, जब नुकसान हुआ, एक स्पेशल पैकेज उनको मिलना चाहिए। और दार्जिलिंग के चाय बगान में कई साल से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ बुशेस को लेकर के, नई पत्तियों को लेकर के, उसके लिए खर्चा जो है सरकार को कोई पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। इसके अलावा वर्कर के लिए मिनिमम वेज एक जो कानून पास हुआ है, जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में लागू होना चाहिए। कम से कम 300 रुपये उनको मिनिमम वेज मिलना चाहिए। आज लोग चाय बगान में जो रहते हैं उनके पास पर्चा पट्टा नहीं है और स्थिति ऐसी है, कोई घर का सदस्य जिसकी मौत हो जाती है उसको दफनाने के लिए जो है 2 फुट जमीन भी नसीब नहीं होता। और आज़ादी के 75 साल के बाद भी ये स्थिति ये बड़ा दुखदायी है और स्पष्ट रूप से ये आपको ऑनलाइन भी आपको ये रिपोर्ट पढ़ने और देखने को मिल सकता है। आप निश्चिंत रहिए, चाय बगान विशेष करके दार्जिलिंग को लेकर के
आने वाले समय में कुछ ठोस और कुछ अच्छा अवश्य होगा। मैं फिर कहता हूँ, अगर राज्य सरकार खास करके जीटीए अगर चाय बागान को चलाने में असमर्थ है, नहीं कर सकते, मुझे लगता है उनके सारे चाय बागान बगैर कोर्ट कचहरे के बगैर लड़ाई झगड़े के उनको टी बोर्ड को हैंडओवर कर देना चाहिए। टी बोर्ड इसको चलाएगी और हम कोऑपरेटिव मूवमेंट की तरफ से भी इसकी अच्छे से संचालन कर सकते हैं, उतना सक्षम हमें है। राजू जी, 24 को जो इलेक्शन है लोकसभा का, वो कंबाइंड इलेक्शन का बात बार बार आप लोग बोल रहे हैं, कि किस आधार पर, किस अंक का आधार पर आप लोग ये बोल रहे हैं? ये विषय आज का नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, एक राष्ट्र एक चुनाव होगा, कई हजार करोड़ रुपए की बचत होगी, भ्रष्टाचार और ये करप्शन समाप्त होगा। और उसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, भारत में आप देखेंगे हर 6 महीने कुछ न कुछ राज्य में चुनाव होते रहते हैं। मतलब सिक्योरिटी आर्मी स्टाफ से लेकर के, सेंट्रल एजेंसी फोर्स से लेकर के, इलेक्शन कमीशन से लेकर के, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के, नेताओं से लेकर के, सारे लोग उसमें व्यस्त होते हैं। और जो एक गति के साथ देश आगे बढ़ रहा होता है डेवलपमेंट के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, उसमें रुकावट आती है। और बहुत सारी स्टेट के अंदर में वो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, घोषणा नहीं हो सकती, काम रुक जाते हैं, ऐसी तमाम समस्याएं आती है और ये स्वाभाविक रूप से आती रही है। मुझे लगता है इसके ऊपर में व्यापक रूप से हर एक इस चर्चा का हिस्सा बनना चाहिए। और हिंदुस्तान में अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो देश के लिए, देश की जनता के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी कामयाबी और कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल का एलओपी शुभेंदु अधिकारी बार बार बोल रहा है कि 24 को एक साथ एक इलेक्शन होगा। क्या आप इस बात को मान्यता दे रहा है? मैं ये मान के चलता हूँ कि 2024 के बाद टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगी। तो राजू जी, क्या दार्जिलिंग में एनजीपी से ही खुलेगी या फिर उसके लिए कोई दूसरी? मैं बता चुका हूँ, मैं मंत्री जी से मिला हूँ, मैंने उनसे निवेदन किया है ये ट्रेन एज इट इज चले और हल्दीबारी के लिए एक नई ट्रेन की शुरुआत हो। उसके ऊपर उन्होंने कहा है हम इसके ऊपर विचार करके कहेंगे। मुझे और फिर इसके अलावा मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक दिल्ली के लिए, एक कलकत्ता के लिए, एक साउथ के लिए, क्योंकि साउथ में हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे मेडिकल पेशेंट वहाँ जाते हैं। तीनों क्षेत्र के 3 नई ट्रेन की शुरुआत होगी, एक एनजीपी से, एक सिलीगुड़ी से और एक सेगोट से।